गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। VBPS की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और VBPS के प्रति आप सभी का जो प्यार है इसी प्रकार बना रहे और आप अपनी जो स्टडी है उसे लगातार जारी रखें और बेहतर बनाएं। हमारे जो वीडियोज़ हैं प्रतिदिन जो लाए जाते हैं उन्हें आप लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा जो मोटिवेशन है और बढ़ सके और आपके लिए हम और बेहतर कर सकें। डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी की और उसी में आज हमारा जो टॉपिक है वो है पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि। तो आज हम यहाँ ये समझेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो मृदा जो विलयन है उस मृदा विलयन से जो जल है वो किस प्रकार से अवशोषित करते हैं। तो यहाँ क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने यहाँ बताया कि पादप जो हैं उनमें जल अवशोषण की जो क्रिया है वह निम्न दो क्रियाविधियों द्वारा संपन्न होती है। एक है यहाँ सक्रिय जल अवशोषण और सेकंड है निष्क्रिय जल अवशोषण। सबसे पहले हम यहाँ ये समझें कि सक्रिय जो जल अवशोषण है वो क्या है और निष्क्रिय जो जल अवशोषण है वो क्या है। देखो, सक्रिय जो जल अवशोषण है उस सक्रिय जल अवशोषण में जो जड़ें हैं, मूल हैं, उनकी सक्रिय क्या होती है, भूमिका होती है और वहाँ जल को अवशोषित करने के लिए जो मूल दाब है वो जड़ों में क्या होता है, उत्पन्न होता है और यहाँ ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ATP के रूप में ऊर्जा की क्या होती है, यहाँ आवश्यकता होती है। और जो सक्रिय जल अवशोषण है, पादपों में कुल जल अवशोषण का केवल कितना परसेंट, 4% जो जल है वो सक्रिय जल अवशोषण द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो बहुत कम जो जल है उसका अवशोषण यहाँ किसके द्वारा हो रहा है, सक्रिय जल अवशोषण द्वारा हो रहा है। जबकि हम यही निष्क्रिय जो जल अवशोषण है उसकी बात करें तो निष्क्रिय जो जल अवशोषण है उसमें जो जड़ें हैं उनकी सक्रिय भूमिका नहीं होती है। वहाँ जड़ें अपनी गौण भूमिका अदा करती हैं और मुख्य रूप से जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है उसके द्वारा जो उत्पन्न जो बल है उसके द्वारा जल अवशोषण क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। यहाँ कुल जल अवशोषण का लगभग 96%, कितना, 96% जो जल है वो किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, निष्क्रिय जल अवशोषण के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो यहाँ हम इन दोनों का आज कंप्लीट समझने वाले हैं कि सक्रिय जल अवशोषण में क्या हो रहा है, निष्क्रिय जल अवशोषण जो है उसके द्वारा जो जल है उसका जो अवशोषण है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे यहाँ सक्रिय जो जल अवशोषण है उसकी। तो सक्रिय जो जल अवशोषण है, यहाँ जल का जो अवशोषण है वो 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। फर्स्ट है यहाँ परासरणीय सक्रिय जल अवशोषण और दूसरा है अपरासरणीय सक्रिय जल अवशोषण। तो देखो, सबसे पहला यहाँ परासरणीय सक्रिय जल अवशोषण, जल का सक्रिय अवशोषण हो रहा है जो परासरण की क्रिया द्वारा। यहाँ अपरासरणीय हो कैसा रहा है, सक्रिय जल अवशोषण। इसको समझे तो यहाँ परासरण की जो क्रिया है उसमें सांद्रता प्रवणता के अनुसार तथा जो OP है परासरण दाब है उसके अनुसार और जो DPD है विसरण दाब जो न्यूनता है उसके अनुसार जो जल है उसका क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। सांद्रता प्रवणता के अनुरूप या परासरणीय जो सांद्रता होती है उसके अनुरूप जो जल है उसका सक्रिय क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। यहाँ जो ऊर्जा है
उसकी प्रत्यक्ष जो एटीपी है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, प्रत्यक्ष ऊर्जा की यहाँ आवश्यकता नहीं है। जबकि अपरासरणीय जो सक्रिय जल अवशोषण है उसमें प्रत्यक्ष ऊर्जा के रूप में एटीपी की क्या पड़ती है, आवश्यकता होती है। और यहाँ जो मूल की जो वलकुट की कोशिकाएं हैं उन वलकुट कोशिकाओं के द्वारा यहाँ ऊर्जा उपलब्ध करवाई जाती है या एटीपी के रूप में ऊर्जा यहाँ उपलब्ध करवाई जाती है। सबसे पहले अपन यहाँ बात करें परासरणीय जो सक्रिय जल अवशोषण है उसकी, तो यहाँ प्रत्यक्ष एटीपी की क्या नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ जो जल का अवशोषण होगा वो परासरणीय सांद्रता के अनुसार जल को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। हमने पीछे डीपीडी पढ़ा है, वहाँ ओपी भी पढ़ा है। तो हमने कहा था कि जो जल है उसका जो परिवहन किया जाता है, ये जल के अणुओं की जो गति है वह किधर से किधर होगी। जैसे किसी विलयन का ओपी कम ओपी है तो जल की जो गति होगी, जल के अणुओं की गति किधर होगी, कम ओपी से अधिक ओपी की तरफ होगी, कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की तरफ होगी। इसी प्रकार हमने डीपीडी में पढ़ा था कि जल के अणुओं की गति कम डीपीडी से किधर होगी, अधिक डीपीडी की तरफ, किधर होगी, अधिक डीपीडी की तरफ जल अणुओं की क्या होती है, गति होती है। यहाँ अब ये समझें कि जो परासरणीय सांद्रता है, ठीक है, परासरण जो दाब है वो कम परासरण दाब से कम ओपी से जल जो है अधिक ओपी की तरफ, कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की तरफ जाएगा। तो यहाँ हम सीधा सा ये समझें कि जो मूल रोम है उन मूल रोमों द्वारा जल कब अवशोषित किया जाएगा, तो जब मृदा विलयन जो है, मृदा विलयन में जल का जो ओपी है या हम कहें मृदा जो विलयन है उसका ओपी कम हो और मूल रोम जो हैं उन कोशिकाओं का ओपी अधिक हो। इसी प्रकार मृदा जो विलयन है उसका डीपीडी कम हो और मूल रोम जो है उनका डीपीडी क्या हो, अधिक हो, तब जल का क्या होगा, अवशोषण होगा। इसको हम चित्र द्वारा समझते हैं, ध्यान दो। प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, जैसे ये हम किसी जड़ के अनुप्रस्थ काट की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। यहाँ हम समझे कि ये परिरंभ का स्तर है, जो रंभीय क्षेत्र के बाहर पतली भित्ति वाली कोशिकाओं का एकल जो स्तर होता है वो क्या है, परिरंभ है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, परिरंभ। और इस परिरंभ के अंदर संवहन जो बंडल हैं, जाइलम और क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम यहाँ उपस्थित हैं। तो जैसे मैं बात करूँ कि ये जो जड़ें हैं इनमें ये तो है प्रोटोजाइलम और ये अंदर की तरफ क्या बन रहा है, मेटाजाइलम। यहाँ बाहर की तरफ है प्रोटोजाइलम, अंदर की तरफ है मेटाजाइलम। जो जड़ें होती हैं उनमें जो संवहन बंडल हैं जाइलम और जो फ्लोएम हैं वह एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। इनकी अरीय व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। एक बार जाइलम है यहीं पर, यहाँ ये फ्लोएम है, फिर जाइलम, फिर क्या है फ्लोएम, ये फ्लोएम है। तो अरीय व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ
ये इसकी हमने बात की, ये था प्रोटोजाइलम, यहाँ है मेटाजाइलम। हम बात कर रहे हैं लंबी दूरी तक, कम दूरी के लिए तो हमने विसरण, परासरण आदि की बात की। लंबी दूरी तक जल का जो परिवहन होगा उसके लिए कुछ स्पेशल संवहन उत्तक पाए जाते हैं पादपों में, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, जाइलम, और क्या कह रहे हैं, फ्लोएम। यहाँ फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, जाइलम जो है वो जल और खनिज लवणों का क्या करता है, परिवहन करने का क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। बीच का जो भाग है यहाँ मज्जा कह सकते हैं, ये जो भाग है इसे, ये है फ्लोएम, क्या है, फ्लोएम। बाहर की तरफ यहाँ ये जो स्तर है ये है परिरंभ का, पेरिसाइकिल है। इसके बाहर हम बात करें तो यहाँ जो स्तर होगा वो होगा अंतस्त्वचा का। किसका होगा, अंतस्त्वचा का। इतना तो बना लेते हम, पूरे चारों तरफ इसके पाया जाता है। तो ये जो स्तर है इसे कह रहे हैं अंतस्त्वचा, एंडोडर्मिस। अंतस्त्वचा के बाहर की बात करें तो अंतस्त्वचा के बाहर वलकुट का स्तर होता है। ये जो मृदुतक कोशिकाएं दिख रही हैं ये वलकुट स्तर का क्या कर रही हैं, निर्माण कर रही हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या है, वलकुट है, कॉर्टेक्स है। और वलकुट के बाहर की हम बात करें तो वलकुट के बाहर मूलीय त्वचा या हम कहें एपिडर्मिस जो है वो प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस पाई जाती है। तो ये पूरा जो स्तर है इसकी हम बात करें तो ये पूरा क्या है, वलकुट है, कॉर्टेक्स है, वलकुट। और वलकुट के बाहर यहाँ ये आ जाएगा क्या, मूलीय त्वचा, या हम कह सकते हैं एपिडर्मिस। जड़ों में जो वलकुट भाग है उसमें केवल सामान्य वलकुट और अंतस्त्वचा ही देखने को मिलता है। अधस्त्वचा जो स्तर है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। और जो मूलीय त्वचा है उसकी कुछ कोशिकाएं अतिवृद्धि करके एक कोशिकीय किनका निर्माण कर लेती हैं, मूल रोम का निर्माण कर लेती हैं, रूट हेयर बढ़ा लेती हैं यहाँ। तो ये मूलीय त्वचा है, एपिडर्मिस है, और ये मूल रोम है। ये मूल रोम के बाहर मृदा कण है, सॉइल पार्टिकल्स है, और यहाँ मृदा कणों के बीच बीच में ही जल उपस्थित होता है, जिसे हमने कहा था केशिकीय जल। पादप जो हैं वो केशिकीय जल को क्या करते हैं, अवशोषित करने का काम कर रहे हैं। तो हमें यहाँ समझना है परासरणीय सक्रिय जो जल का अवशोषण है वो किस प्रकार से होता है, परासरणीय सांद्रता के आधार पर। तो हमने पहले ही कह दिया कि जो जल की गति होगी वो किधर से किधर, कम ओपी से किधर होगी, अधिक ओपी की तरफ। और यहीं पर हमने बात की कम जो डीपीडी है, कम डीपीडी से किधर होगी, अधिक डीपीडी की तरफ। अधिक डीपीडी की तरफ जल की क्या होगी, गति होगी, H2O की गति। तो यहाँ सबसे पहले होता क्या है कि जो मूलरोम जो कोशिकाएं हैं उनका जो स्तर है उसमें पेक्टिन उपस्थित होता है। जो जल के जो कण हैं या जो जल के अणु हैं उनको क्या करते हैं, ये इस पेक्टिन के साथ जल के अणु यहाँ मूलरोम जो है उसकी भित्ति के साथ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। मृदा विलयन की बात करें या यहाँ सबसे पहले मूलरोम की बात करें तो मूलरोम की जो कोशिका भित्ति है वो पारगम्य भित्ति के समान काम करती है, जबकि इसकी जो कोशिका झिल्ली है वह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के समान काम करती है। तो अंदर हम बात करें यहाँ जो मृदा विलयन है वो है, और जो मूलरोम का जो वैक्यूल है रिक्तिका है। इस रिक्तिका में रिक्तिका क्या भरा हुआ है, रस भरा हुआ है। तो ये कोशिका झिल्ली के द्वारा रिक्तिका रस और जो मृदा विलयन है वो एक दूसरे से क्या है, अलग है। तो यहाँ जो रिक्तिका रस है
इसके हम ओपी की बात करें, इसके परासरण दाब की बात करें तो इसका ओपी जो होता है वो होता है 1 से 2 एटमॉस्फेयर होता है। जबकि मृदा जो विलयन है उस मृदा विलयन के ओपी की बात करें तो यहाँ मृदा विलयन का जो ओपी है वो लगभग 1 से भी क्या होता है, 1 से भी कम होता है, 1 से भी क्या होता है, कम होता है। तो ओपी में इस अंतर के कारण जो जल है वो कम ओपी से किधर, अधिक ओपी की तरफ क्या होगा, जाएगा। यहीं हम डीपीडी की बात करें तो जो मृदा विलयन है उस मृदा विलयन में डीपीडी की बात करें तो मृदा विलयन का डीपीडी 1 से 2 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। जबकि यहाँ हम बात कर रहे हैं मूल रोम, किसकी बात कर रहे हैं, मूल रोम कोशिका की। तो जो मूल रोम है इसके डीपीडी की बात करें तो इसका डीपीडी लगभग 3 से 6 एटमॉस्फेयर के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ देखें तो मूल रोम जो है उस मूल रोम का ओपी भी कम है और डीपीडी भी क्या है, कम है। जबकि मृदा विलयन का ओपी और डीपीडी क्या है, मूल रोम का जो ओपी और डीपीडी है वो मृदा विलयन के ओपी और डीपीडी से क्या है, अधिक है। तो हमने यहाँ बात की जो जल है उस जल के अणुओं की जो गति होगी वो कम ओपी से अधिक और कम डीपीडी से अधिक। तो यहाँ दोनों ही चीज़ें क्या हैं, कम है, ओपी भी और डीपीडी भी। यहाँ ओपी और डीपीडी क्या है, अधिक है। तो जो जल है उनका अंतःचूषण मूल रोम द्वारा कर लिया जाता है और जल के जो अणु हैं मूल रोम कोशिका के अंदर क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। जैसे हम यहाँ देखें ये कोशिका अकोशिका है तो यहाँ इस अकोशिका के अंदर जल के अणु क्या कर गए, प्रवेश कर गए। धीरे 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 इस कोशिका का जो स्फीत दाब है वो स्फीत दाब क्या होगा, बढ़ेगा। स्फीत दाब का मान क्या होगा, बढ़ेगा और इसका जो ओपी है वो कम होगा। धीरे धीरे इसका ओपी जो है वो डीपीडी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसके पास वाली कोशिका की बात करें हम बै कोशिका की तो इस कोशिका का जो डीपीडी है वो कोशिका ऐसे क्या है, अधिक है। तो कोशिका ऐसे जो जल है अब वो कहाँ चला जाएगा, बै कोशिका में। इसके पास ही जैसे हम बात करें सै कोशिका, ये है या ABC से समझ लो आप, ये A, ये B, ये C, ये D कोशिका, E, F और ये G और I। तो यहाँ हम बात करें तो इस कोशिका एक का जो डीपीडी है वो कोशिका बी के डीपीडी से क्या है, कम है। तो जल जो है कोशिका ए से किस में आ गया, बी में। अब जो बी कोशिका है इसका डीपीडी कोशिका सी से क्या हो गया, कम हो गया। तो जो जल है वो बी से किस में, सी में। तो इस प्रकार डीपीडी के अंतर के कारण बी से सी में, सी से डी में, डी से ई में, ई से एफ में और एफ के बाद में आएगा जी में। ये अंतस्थ त्वचा आ गई और अंतस्थ त्वचा में आपको बताया था जो अंतस्थ त्वचा का स्तर है उस अंतस्थ त्वचा की जो कोशिकाएं हैं उनमें उनकी जो कोशिका भित्ति है उस पर सुबेरिन का क्या होता है, जमाव होता है, जिसके कारण ये जल के लिए क्या होती है, अपारगम्य। लेकिन अंतस्थ त्वचा की कुछ कोशिकाएं जो प्रोटोजाइलम के क्या होती हैं, सम्मुख होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं मार्ग कोशिका। ये है पेसेज सेल या मार्ग कोशिका। क्या है, मार्ग कोशिका, जिसकी भित्ति पर सुबेरिन का क्या नहीं हो पाता है, जमाव नहीं हो पाता है। तो अब यहाँ जो मार्ग कोशिका है उससे होता हुआ किस में चला जाएगा, जो जल है वो किस में आ जाएगा, प्रोटोजाइलम में। यहाँ का प्रोटोजाइलम की कोशिका का डीपीडी अंतस्थ त्वचा की जो कोशिका है उससे क्या है, कम है। लेकिन अंतस्थ त्वचा से पहले आएगा किस में, परिरंभ में, और परिरंभ से किसके अंदर आ जाएगा, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम से कहाँ जाएगा, मेटाजाइलम। और इस प्रकार से जल का पार्श्वीय क्या होगा, प्रवाह होता। और जो जल है, जल के कॉलम द्वारा जो जल है उसको क्या कर दिया जाता है, पादप के जो वायवीय भाग है उन तक क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ परासरणीय सांद्रता के आधार पर जो डीपीडी है उसमें अंतर के आधार पर जो जल है उसका क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है, या जल का जो अवशोषण है वो यहाँ किया जाता है। उसके बाद में जो जाइलम है उसके द्वारा वायवीय भागों तक जल को क्या किया जाता है, पहुँचा दिया जाता है। तो ये आपका यहाँ परासरणीय सक्रिय जल अवशोषण कंप्लीट हुआ। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा हम बात करें अपरासरणीय
सक्रिय जल अवशोषण। अब जो परासरणीय सक्रिय जल अवशोषण है वो मेनली इसमें जो मूल कोशिकाएं थी, मूल जो सेल हैं, मूल हैं, वो अपनी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। और जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत कम होती है तो उस समय जो सक्रिय जल अवशोषण है उसके द्वारा जल को अवशोषित किया जाता है। यहाँ पूरे की हम बात कर रहे हैं, केवल 4% जो जल है, कुल जल अवशोषण का केवल 4% जो जल है उसी का क्या किया जाएगा, अवशोषण यहाँ किया जाता है। सेकंड हम बात करें अपरासरणीय सक्रिय जल अवशोषण। तो अपरासरणीय सक्रिय जल अवशोषण का मतलब है परासरणीय सांद्रता में जो अंतर है उसके विपरीत जल का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ मृदा विलयन की सांद्रता यहाँ क्या थी, कम थी, और यहाँ जो मूलरोम थी उसकी सांद्रता क्या थी, अधिक थी। लेकिन यदि इसका उल्टा हो जाए, अर्थात हम कहें कि जो मृदा विलयन है, मृदा विलयन की सांद्रता तो होगी यहाँ क्या, ज़्यादा, और मूल रोम की जो सांद्रता है वो होगी यहाँ पर क्या, कम होगी। मूल रोम की जो सांद्रता है वो क्या होगी, कम होगी। तो उन परिस्थितियों में सांद्रता जो प्रवणता है या परासरणीय जो दाब है उसके विपरीत जो जल है उसका क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। अर्थात यहाँ का ओपी क्या है, अधिक है, और यहाँ का डीपीडी भी क्या है, अधिक है। फिर भी जो जल है उस जल का जो अवशोषण है वो मृदा विलयन से कहाँ होता है, मूल रोम में किया जाता है। और यह हमें इस प्रकार का जो अपरासरणीय सक्रिय जो जल अवशोषण है वो लवणोद्भिद जो पादप हैं उनमें देखने को मिलता है। जो लवणीय जो मृदा है उसमें जो पादप उगते हैं उनके अंदर इस प्रकार का जो जल अवशोषण है वो हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो आवश्यक ऊर्जा है एटीपी के रूप में जो ऊर्जा है वो उत्पन्न की जाती है कौन सी कोशिकाओं के द्वारा, वलकुट की जो कोशिकाएं हैं, वलकुट की जो कोशिकाएं हैं उनमें श्वसनीय क्रिया के द्वारा ऊर्जा का क्या किया जाता है, निर्माण। तो एटीपी की यहाँ प्रत्यक्ष रूप से एटीपी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और परासरणीय सांद्रता के विपरीत जो जल है, जल का क्या किया जाता है, अवशोषण यहाँ किया जाता है। अब जो वलकुट की कोशिकाएं हैं उनमें श्वसन की क्रिया को बढ़ाकर हम जो अपरासरणीय सक्रिय जल अवशोषण है उसको प्रत्यक्ष रूप से बढ़ा सकते हैं, या जो श्वसन की क्रिया है अर्थात ऑक्सीजन की जो मात्रा है अधिक उपलब्ध करवाकर इसकी क्रिया को बढ़ाया जा सकता है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम करके इसकी जो क्रिया है उसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो इससे हम क्या कहेंगे, अपरासरणीय सक्रिय जल अवशोषण कहेंगे। जैसे हम खेत में उर्वरक वगैरह डालें तो वहाँ लवणता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और उन परिस्थितियों में यदि हम तुरंत सिंचाई नहीं करते हैं तो जो पादप है उसको जल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है और उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ इस परिस्थिति के अंतर्गत हमने बात की कि जो परासरणीय सांद्रता है उसके विपरीत, या तो परासरणीय सांद्रता के अनुसार और यहाँ परासरणीय सांद्रता के विपरीत जो जल है उसका क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। तो इसे अपरासरणीय सक्रिय जल क्या कह रहे हैं, अवशोषण यहाँ कह रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें किसकी बात करें, निष्क्रिय जल अवशोषण की। किसकी बात करें, निष्क्रिय जल अवशोषण की। तो निष्क्रिय जल अवशोषण में क्या होता है, निष्क्रिय जो जल अवशोषण है, इस प्रकार के जल अवशोषण की क्रिया में मूल जो है, मूल की कोई सक्रिय भूमिका नहीं होती है। पादप के जो वायवीय भाग हैं उन वायवीय भागों में वाष्पोत्सर्जन होता है, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान एक ऋणात्मक जो दाब है वो जड़ों तक उत्पन्न होता है, उसके द्वारा जल का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है उसके द्वारा आवश्यक जो बल है या सक्रिय रूप से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है उसके द्वारा जल का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। और यहाँ ऊर्जा की क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। कुल जल का अधिकतम लगभग 96% जो जल है वो किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, किसके द्वारा, निष्क्रिय जल अवशोषण द्वारा। ये जैसे पादप की क्या है, पत्तियां हैं, और पत्तियों में पर्ण मध्योतक मीजोफिल कोशिकाएं हैं, और
यहाँ रंध्र जो हैं उनके द्वारा, जब रंध्र खुलते हैं तो उनके द्वारा गैसों के विनिमय के समय तो वहाँ से कुछ जो जल है वो जल जो है वो वाष्प बन के क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन किसे कह रहे हैं, पादप के वायवीय भागों से जल का वाष्प बन के उड़ना क्या कहलाएगा, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा यहाँ से जल बाहर चला गया, पर्ण मध्यतक कोशिकाओं में जल की क्या हो गई, कमी हो गई। जल की यहाँ कमी हो गई तो इन कोशिकाओं का जो डीपीडी है, पर्ण मध्यतक कोशिकाओं का डीपीडी क्या हो गया, अधिक हो गया। तो पर्ण मध्यतक कोशिकाओं का डीपीडी अधिक हो गया तो ये अब पर्ण की जो जाइलम है, जाइलम से जो जल है वो पर्ण मध्यतक कोशिकाओं में जाएगा, अर्थात यहाँ का डीपीडी कम है, यहाँ का डीपीडी अधिक है। तो पर्ण पत्तियों का जो जाइलम है उस जाइलम से जो जल है वो पर्ण मध्यतक, यहाँ जाइलम की जो कोशिकाएं हैं फिर अपने पास वाली कोशिकाओं से जल लेंगी। इस प्रकार से पत्ती से फिर तने का जो जाइलम है वहाँ से जो जल है उसको क्या किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा और धीरे धीरे जो जड़ें हैं, जड़ों के जाइलम तक एक ऋणात्मक खिंचाव बल उत्पन्न होगा। और वो खिंचाव बल उत्पन्न हो रहा है किसके कारण, डीपीडी के अंतर के कारण। तो पर्ण मध्यतक कोशिकाओं का डीपीडी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल उड़ने से यहाँ का डीपीडी क्या हो गया, अधिक हो गया। यहाँ का डीपीडी क्या हो गया, अधिक हो गया। इसके पास वाली कोशिकाओं का डीपीडी क्या था, कम था। तो कम डीपीडी से अधिक डीपीडी जल इधर जाएगा, फिर ये यहाँ से और जल को लेंगी। ये तने का जो जाइलम है उस जाइलम से जल को अवशोषित करेंगी पत्तियों की जाइलम कोशिकाएं, फिर तने की जाइलम कोशिकाएं नीचे तक एक ऋणात्मक खिंचाव बल उत्पन्न करेंगी वाष्पोत्सर्जन के कारण, जो जड़ों के जाइलम तक जाएगा, मूल रोम तक जाएगा। और इस डीपीडी के अंतर के कारण ही जो मूल रोम है उन मूल रोमों द्वारा जल का क्या किया जाएगा, अवशोषण किया जाएगा। तो यहाँ जड़ों की कोई सक्रिय भूमिका नहीं होती है, वो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है उसके द्वारा जो ऋणात्मक जो बल उत्पन्न होता है उसी के द्वारा पादप के जो वायवीय भाग है उन तक जल को क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से जल का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, जिसकी दो विधियां पढ़ी हमने, सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण। और क्लियर यहाँ तक। धन्यवाद सभी को और मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत।